युग्मित दोलकों में हमने देखा कि एक दोलक में गति प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे दूसरे दोलक में वो गति ट्रांसफर हो जाती है, फिर दूसरे दोलक से पहले दोलक में ट्रांसफर हो जाती है। अर्थात हम जानते हैं कि गति करने के लिए किसी भी निकाय को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम, जैसा कि युग्मित दोलक दिख रहे हैं हमें, हम पहले दोलक को थोड़ा सा विस्थापन देकर छोड़ दें तो ये दोलन करने लगेगा। इस स्प्रिंग के द्वारा ये स्प्रिंग संकुचित और विस्तारित होगी और इस स्प्रिंग के द्वारा धीरे धीरे क्या होगा, ये दोलन यहाँ पर या ऊर्जा यहाँ पर स्थानांतरित होगी, तो ये धीरे धीरे दोलन करना प्रारंभ कर देगा और इसके दोलनों में कमी आती जाएगी। बिल्कुल यही प्रक्रिया ऊर्जा विनिमय में होती है। तो पहले केस में ये धीरे धीरे दोलन करेगा, स्प्रिंग के थ्रू संकुचन विचलन के कारण दूसरे दोलक में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और दूसरा दोलक अब गति करना शुरू कर देगा। फिर कुछ समय के लिए पहला दोलक जब पूरी ऊर्जा यहाँ स्थानांतरित हो जाएगी तो पहला दोलक विराम अवस्था में आ जाएगा। अब क्या होगा, ये इस दोलक से ऊर्जा वापस स्थानांतरित होगी यहाँ पर, यानी इसके दोलन धीरे धीरे कम होते जाएंगे और इसके दोलन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ ऊर्जा की हानि नहीं होती है तो लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी एक बार आपने अगर इसमें दोलन शुरू कर दिए तो पहले ये दोलन करेगा, फिर ये दोलन शुरू करेगा, ये विराम में आ जाएगा, फिर इसके दोलन धीरे धीरे कम होते जाएंगे जब यहाँ अधिकतम से, और ये यहाँ पर दोलन शुरू हो जाएंगे। इसे कहते हैं हम युग्मित दोलकों में युग्मित दोलकों में ऊर्जा का विनिमय। पहले दोलक P1 को विस्थापन दें तो ये दोलन करने लगेगा, इस समय P2 विराम अवस्था में। धीरे धीरे क्या होता है, P2 दोलन, सेकंड दोलक दोलन करने लगता है और अब P1 के विस्थापन कम होने लगता है। कुछ समय बाद क्या होगा, P2 P1 के आयाम के बराबर गति करने लगता है और P1 पहला दोलक जो है कुछ क्षणों के लिए विराम अवस्था में आ जाता है। इस तरह से दोनों दोलकों के मध्य ऊर्जा विनिमय चलता रहता है। तो एक बार जब पहले दोलक से पूरी ऊर्जा दूसरे दोलक को स्थानांतरित हो गई, पहला दोलक विराम अवस्था में आ गया, तो इस स्थिति को हम एक बीट कहते हैं, एक प्रस्पंद कहते हैं, एक विस्पंद कहते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफर का, इसे हम कहते हैं 1 बीट। तो अगर पहले सामान्य, और हम जानते हैं कि 1 सेकंड में बीट की संख्या दोनों दोलकों की आवृत्ति के अंतर के बराबर होती है। यानी दोनों दोलकों की आवृत्ति में जितना अंतर होगा, 1 का अंतर है तो 1 सेकंड में 1 बीट होगी, 2 का अंतर है तो 1 सेकंड में 2 बीट होंगी, 3 का अंतर है तो 1 सेकंड में 3 बीट होंगी। जो अंतर आएगा उसके अनुसार 1 सेकंड में बीट की आवृत्ति परिभाषित की जाती है। हम दोनों दोलकों के लिए ये x1 और ये x2, तो पहले केस में हम डिफाइन करें x1 ये प्लस के साथ और x2 माइनस के साथ, राइट। तो हम इससे x1 परिभाषित करते हैं, x1 को इस तरह से लिख सकते हैं cos a प्लस b के फॉर्मूले से, 2a cos ω1 माइनस ω2 बाई 2 t और cos ω2 प्लस ω1 बाई 2 t। ठीक है, ये x2 है। इसको हम लिखें ये 2a, इसको तो लिख रहे हैं am कुछ, ये ω1 माइनस ω2 बाई 2, इसको हम लिखे हैं एक माध्य आवृत्ति दोनों की।
तो ये पहला फॉर्म हो जाएगा cos ओमेगा एम टी, और इसको हम लिखें ओमेगा बार, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 दिस वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा बार टी। ये x2 में यहां पर माइनस का निशान है, इसलिए ये साइन टर्म आ जाएंगी, और इसको भी हम उसी तरह सकते हैं am साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा बार टी, राइट। t इक्वल टू 0 पर हम क्या कर रहे हैं, P1 को ऊर्जा दे रहे हैं, तो अधिकतम ऊर्जा, सारी ऊर्जा हमने P1 को दी है, तो इसकी अधिकतम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा E इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर AM स्क्वायर है, ठीक है। ये समय बढ़ेगा तो क्या होगा, ये ऊर्जा दोनों दोलकों में विभाजित होगी, और दोनों दोलकों की ऊर्जा E1 और E2 है। तो पहले दोलक के लिए आप लिखें E1 इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ये वाला टर्म, राइट। तो m 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर AM स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 कॉस ओमेगा टी, 2 कॉस ओमेगा एम टी, कॉस ओमेगा एम का मान या ओमेगा एम का मान रख दें, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है 1/2 E 1 + कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। इसी तरह से चेक करें इसको, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड में E2 ये डिवाइड होगी, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर AM साइन ओमेगा टी स्क्वायर, राइट, हाफ के एक्स स्क्वायर, हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो x1 हमारे पास ये, इसी तरह से x2 में ये वाली टर्म आएगी AM साइन ओमेगा एम टी, राइट। इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा एम टी, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 E 1 माइनस कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी। E क्या है, E हमारे पास अधिकतम ऊर्जा है 1/2 के एक्स स्क्वायर आयाम स्क्वायर के बराबर, जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जो हम पहले दोलक को दे रहे हैं E, ये वाली, राइट, सो इट इज योर E। अब हम इन दोनों समीकरणों से एनालिसिस करेंगे। t इक्वल टू 0 क्या होगा, cos 0 is 1, so it is 1 + 1 that is 2, so E1 is your equal to E, E1 is equal to E, और t इक्वल टू 0 पर E2 क्या होगा, 1 - 1 that is 0, so E2 is also equal to 0, ठीक है। अब क्या है, t बढ़ने पर क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा t इक्वल टू 0 से cos 0 की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, तो जैसे यहाँ पर t का मान आता जाएगा cos का मान 1 से कम होता जाएगा, यानी ये ऊर्जा E1 घटती जाती है, और उससे क्या हो, E2 क्या होगा, E2 बढ़ता जाता है ना, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले दोलक की ऊर्जा तो कम होने लगती है, दूसरे दोलक की ऊर्जा बढ़ने लगती है, कुछ समय बाद क्या होगा, पहला दोलक जो है विराम अवस्था में आ जाएगा, और दूसरा दोलक अधिकतम अवस्था में पहुंच जाएगा, E2 मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है,
E1 बढ़ता जाता है यहाँ से, E1 0 होने के बाद अब E2 से E1 को, P2 से P1 को ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो E1 यहाँ से इंक्रीज होता जाता है और E2 घटता जाता है। कुछ समय बाद क्या होगा, E1 वापस एक्टिव हो जाएगा और E2 फिर 0 हो जाएगा। ये एक बीट पूरी हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये ऊर्जा विनिमय है। इस ऊर्जा विनिमय का आवर्तकाल आप लिख सकते हैं T = 2 पाई ω2 - ω1। विस्पंद का अंतर विस्पंद की आवृत्ति के बराबर होता है। दोनों आवृत्तियों में अंतर बीट की आवृत्ति होती है। तो पहले केस में इसका बीट का आवर्तकाल, ऊर्जा विनिमय, इतने समय में हमारे पास ये ऊर्जा एक दोलक से दूसरे दोलक को स्थानांतरित हो जाएगा, दूसरे दोलक से वापस पहले दोलक को आ जाएगी। ये एक चक्र पूरा होगा ऊर्जा स्थानांतरण का, ऊर्जा विनिमय का। बिल्कुल इसी तरह से हम द्वितीय विधा के लिए परिभाषित कर सकते हैं। द्वितीय विधा में ω2 - ω1, तो ω02 + 2 ωc² ½ -ω0। तो ये तो हमारे पास लगभग कैंसिल हो जाएंगी टर्म। इसको थोड़ा बायनॉमियली एक्सपेंड किया है, ठीक है। इस केस में आ जाएगा ω2 - ω1, इट इज यहां से ये 1 और ये -1, ये तो हट जाएंगे। टर्म, पहली टर्म बचेगी K/m ω0, तो ये K/m ω0। और इस समय भी ऊर्जा विनिमय का आवर्तकाल तो बिल्कुल वही रहेगा, T/2 पाई ω2 - ω1। ये स्प्रिंग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से युग्मित दोलकों में या दो दोलक जब युग्मित किए जाते हैं तो उनमें ऊर्जा का ट्रांसफर एक दोलक से दूसरे दोलक पर होता रहता है। थैंक यू।